खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपको सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब, हमारे साथ एक मौजूद मेहमान। मगर पहले रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, आज फिर जो 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो इट हैज़ बिकम जोक बना के रख दिया हमने। क्यों ऐसे? हालांकि बड़ी संजीदा मामला है, लेकिन इसको फिर 17 तारीख पर ये चला गया है। इसकी क्या इंटरप्रटेशन है, इस हवाले से मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ होंगे, हम उनसे पूछेंगे कि अंदर की कहानी क्या है। सज़ा अगर हो जाती है कल 17 तारीख को, तो फिर इन मुज़ाकरात की क्या हैसियत है। और अभी थोड़ी देर पहले जो हम असम्बली में देख रहे थे इस प्रोग्राम के साथ ही, जो वज़ीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर माशाल्लाह जिस तरह से आग बरसा रहे थे, तो कौन मुज़ाकरात कर रहा है, दोस्ती कौन कर रहा है, क्या कहानी है, इज़ देयर एनी सेंस? इट्स लाइक अ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। वफाक और पंजाब सोलर के मामले में एक पेज पर कभी नज़र नहीं आए। जब जो 14 रुपये कम किए पंजाब गवर्नमेंट ने, तो बढ़वा दिए सेंटर ने। अब सोलराइजेशन की बात कर रही हैं मरियम साहिबा, और वो उधर से कह रहे हैं जी कि हम तो नेट मीटरिंग ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है और ये क्या सिलसिला? और शुमाली तात के तालिबान पर हमले शुरू हो गए, अफगानिस्तान एक बार फिर खाना जंगी में जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मुनीफ फारूक साहब और मियाँ शाहिद साहब भी मेरे साथ को होस्ट। अपना मुनीफ फारूक साहब, आगाज़ इसी बात से करते हैं, कुछ ज़्यादा ही नहीं लटक गया, कोई पानी में मदानी टाइप वाला काम हो गया है, तो क्या सेंस आप ले रहे हैं इससे, जनाब मुनीफ फारूक साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पर इस पर सवाल तो उठते हैं, लेकिन जो पहले डिले हुआ है वो तो मैं समझता हूँ कि अदालत की तरफ से बाकायदा तौर पर एक कंफ्यूजन खुद क्रिएट की गई है। इसलिए क्योंकि जब 23 तारीख का जो अनाउंसमेंट थी 23 दिसंबर की, वो भी मैंने और आपने नहीं दी थी, अदालत ने दी थी। फिर 6 जनवरी, फिर 13 जनवरी, ये तमाम तारीखें अदालत की जानिब से ही आई हैं। लेकिन जो आज अदालत के अंदर हुआ वो मैं समझता हूं कि हैरानकुन भी था कि इमरान खान साहब तशरीफ नहीं लाए। वैसे तो ये कानूनी तौर पर भी ये बात दुरुस्त है कि अगर मुल्ज़िमान या उनके वकला अदालत में पेश ना हो तो ऐसे सजाएं नहीं, इस तरह से सजा नहीं अनाउंस की जा सकती, इस तरह से ओपन कोर्ट में बगैर वकला के या बगैर मुल्ज़िमान की मौजूदगी के। ये तो एक ज़ाब्ता भी है। लेकिन बहरहाल अब इसको डिले कर दिया गया है, 17 तारीख को होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 17 तारीख को भी इमरान खान साहब तशरीफ ना लाए अदालत के अंदर, आज उन्होंने आने से गुरेज किया और उनके वकला ने भी इस बात को नहीं जुटलाया कि इमरान खान भाई, माफी चाहता हूँ, क्या इन एब्सेंशिया सजा दे सकते हैं अगर मुल्ज़िम नहीं आता? और इन एब्सेंशिया का एप्लीकेबल है यहाँ पे या नहीं? देखिए, वो एक सुकम तो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर अगली पेशी पर भी इमरान खान साहब के वकला नहीं आते या इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा नहीं आते, तो अदालत जस्टिफाइड होगी कि हमने पिछली समात पर बुलाया, वो नहीं आए, वकला भी नहीं आए, इस समात पर भी हमने इंतजार किया है, नहीं, अदालत अपनी समात 17 दिसंबर को मुकम्मल कर चुकी थी, फैसला महफूज था और आज हम महफूज फैसला सुना रहे हैं। तो फिर अदालत के पास भी ये कहने के लिए होगा, और अपील स्टेज के ऊपर इसको उज़र नहीं बनाया जा सकता कि मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में या उनके वकला की गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया। लिहाजा जो हुआ है, आई थिंक वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि जो मैंने पता किया है इसमें कोई और वजह है नहीं। जज साहब ने अपने तय ये फैसला किया कि ठीक है जी, हम इसको ज़ाब्ते की कार्रवाई को हम उज़र नहीं बनाते। और याद रखिए, इस निज़ाम पर बोझ भी है। जिस तरह से 8 फरवरी 2024 से पहले 3 मुकदमात में सजा सुनाई गई, उसमें इतनी बेतौकीरी की गई अदालती निज़ाम की और अदालती प्रोसीजर की, ज़ाब्ते की इतनी बेतौकीरी की गई कि 2 में इमरान खान साहब को वैसे ही बरी कर दिया गया। एक सजा किस जानब से हुई मुनीब भाई, किस जानब से बेतौकीरी हुई? दिफा की जानब से या प्रोसिक्यूशन की जानब से? नहीं, ये 100% प्रोसिक्यूशन की जानब से, और जिन जज साहिबान ने वो फैसला सुनाया ये उनकी जानिब से हुआ। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो उसका फैसला बगैर मामूली ताखीर का शिकार हो रहा है। इस पर सवालात तो जन्म ले रहे हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो अभी 17 तारीख की तारीख दे रहे थे, वो भी तारीख जो है वो 17 ही आ गई। तो इस पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, ये एक तरफ है। दूसरा, जो ताखीर का शिकार हो रहा है, ये फ़ायदा और नुकसान किसको होगा? क्या पीटीआई को फ़ायदा होगा, हुकूमत को नुकसान होगा, हुकूमत को नुकसान होगा, पीटीआई को फ़ायदा होगा, या एक फैसले पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, नुकसान तो बहरहाल अदालती अमल को है, क्योंकि फैसलों की इतनी तौकीर तो नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसको भी धचका लगता है कि जी ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने तो एक मौक़िफ़ बनाया हुआ है कि ये बड़ा ओपन एंड शट केस है और इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की इसमें सजा पक्की है।
और खबर भी यही आ रही है हर तरफ से। अब देखना यह है कि क्या यही होगा। अगर 17 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जाता या इमरान खान साहब चूज करते हैं कि उन्होंने नहीं आना अदालत के अंदर, तो उस दिन अदालत का क्या रवैया होगा। लेकिन आमतौर पे यही होता है कि अदालत फिर जस्टिफाइड होती है फैसला सुनाने पर। लेकिन अगर इमरान खान साहब को इसमें बरी कर दिया जाता है तो पूरे निजाम को बहुत बड़ा धचका लगेगा और इमरान खान साहब की पोजीशन एकदम बहुत ज्यादा मुनीब भाई हो जाएगी। वो अब चूंकि कस्टडी में है तो उनको लाना क्या मसला है? दे कैन ब्रिंग देम इन, यू नो, वो जिस तरह उनकी कोठड़ी तब्दील अगर करनी है तो वो तो अपनी फ्री विल पे मूव नहीं कर सकते। उनको जो अदालत से खबर मिलती है जी वो तो यही है, और रिपोर्टर हजरात से भी जो मैंने जाना है कि उनको। मैं एक सवाल और मैं चाहता हूँ वो सवाल तशना न रह जाए। ये फरमाइएगा कि ये जो कल इतवार के रोज़ मुलाकात हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हामिद रज़ा साहब थे और लोग भी थे उनके साथ, और उसमें जो मैसेज दिया है, हैज़ इट एनी सिग्निफिकेंस कि कुछ था हो कोई? क्योंकि अगर आज हम वज़ीर मौसूफ़ की तकरीर सुने जनाब अता तारड़ साहब की, तो वो तो माशाल्लाह आग बरसा रहे थे। तो ये क्या डाइकॉटमी है मुनीब साहब? अब मेरे ख्याल में वो हुकूमत तो वो यही है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, वो उनका एक ऑनस्लॉट जारी रहेगा तहरीक इंसाफ पे, ठीक उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब का जो डिजिटल ऑनस्लॉट है वो जारी है अपनी जगह पर। तो मेरे ख्याल में इसमें मुज़ाकराती अमल भी शायद चलेगा। लेकिन काजी साहब, अगर कोई बहुत बड़ी अंडरहैंड डील हो रही हो या कोई ऐसा है कि जो जिसके बारे में फिलहाल कोई शवाहिद नहीं है या ना नुक्ते जुड़ते हुए नजर आते हैं, तो हुकूमत को उसका पता नहीं चलेगा टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। लेकिन इस वक्त ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इमरान खान साहब से बात करने में आज तो कोई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बात अगर आप दोबारा दोहरा दें कि अगर डील होती है तो गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चलेगा उसका, उसको सिर्फ इतला ही दी जाएगी। देखिए, वो इतला भी शायद ना हो, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि अगर मुक्तदरा से कोई मामलात चल रहे हों तो उनके निशान तो अंदाजा हो जाता है, लेकिन उससे रास्ते बनते हुए नजर आते हैं। फिर इमरान खान साहब की जेल से रिहाई आपको बड़े आसान टर्म्स पर होती नजर आएगी, उनकी जमात के या उनके और मसाइल हल होते नजर आएंगे। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को जब निजाम ने स्पेस दी तो वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए और अदालतें भी मैनेज की गई 2019 में। तो आज अगर इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस क्रिएट की जाए मुक्तदरा की जानिब से जिसके अभी तक शवाहिद नहीं है, तो इमरान खान साहब के भी अदालती मसाइल बहुत जल्दी हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये, लेकिन मुनीर साहब कल एक शवाहिद मिले हैं, जो इतवार के दिन के शवाहिद मिले, वो ये मिले कि शायद हुकूमती कमेटी को इल्म ही नहीं था कि एक मीटिंग होने वाली है। वो इसलिए कि जो खबर है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली को उमर अयूब फ़ोन करते हैं और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो मोहसिन नकवी को फ़ोन करते हैं। मोहसिन नकवी जो हैं वो मशावरत करते हैं, फिर अली अमीन गंडापुर को बताते हैं और कि मीटिंग हो जाती है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी, जो बाकी कमेटी जिनको कहा जा रहा था कि वो मीटिंग कराएं, उनको तो इल्म नहीं था। और यही सवाल मैं आगे लेके जाता हूं कि जो मुज़ाकरात से बाला मुज़ाकरात की बात हो रही है, हालांकि इस तरह की शवाहिद नहीं है, लेकिन फिर भी बात पे बात जो है वो जारी है और हो रही है और इसकी तरदीद भी हो रही है। तो सर, खबर क्या है कि क्या ऐसा कोई है, कोई इशू कि कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है? देखिए, एक तो बात यह है मियां साहब कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अपनी जगह पर, लेकिन जो इस पूरे मामले के अंदर जो मुलाकात करवाना कभी भी या मुलाकात होना इमरान खान साहब से जब भी इस कमेटी की है ओवरऑल लोगों की, वो हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। जो जेल जरूर हुकूमत के सामने है, पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम है जेल, रडियाला जेल या इस्लामाबाद के अगर मैं कहूँ कि ज़ेरे इंतजाम है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वहां पर इमरान खान साहब की मुलाकातें होना या ना होना डे टू डे बेसिस पर या जो भी कुछ होता है उसका फैसला कोई हुकूमत नहीं कर रही होती। वो पाकिस्तान की मुक्तदरा के पास हैं बहुत से मामलात और वो ऑफिशियली या अनऑफिशियली वही चीजें देख रहे होते हैं। और जहां तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया, उनका गंडापुर साहब से राब्ता होता है, रहता है, लेकिन ये राब्ता टेक्टिकल, जैसे मुलाकात करवा दें, नहीं हो रही, हो गई, अच्छा दरवाजे खुल गए, फलान हो गया, इन चीजों में राब्ता पहले भी था, अब भी है और आइंदा भी जारी रहेगा। वो गंडापुर साहब की जो एक ऑफिशियल पोजीशन है उसकी वजह से भी जारी रहता है, लिहाजा अब भी वो मुज़ाकरा वो उस हद तक जारी रहेंगे। लेकिन जो बाला मुज़ाकरात की बात हो रही है इस कमेटी से, वो मुज़ाकरात नहीं है, वो एक अटेम्प्ट थी और अभी भी शायद बुशरा बीबी साहिबा वो अटेम्प्ट कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, क्योंकि दिसंबर के आखिर में और इस महीने के शुरू होने में एक दफा शायद हुई है, शायद 2 हो चुकी हों, या पिछले महीने तो कम से कम 2 मुलाकातें बुशरा बीबी साहिबा ने कोशिश की थी, उनकी मुलाकात होती है, लेकिन वो मुज़ाकरात हम उन्हें नहीं कह सकते। वो मुतमन्नी है, बहुत
कोशिश कर रही हैं एक वफादार अहलिया के तौर पर कि इमरान खान साहब की रिहाई किसी सूरत मुमकिन हो सके। वो उस सिलसिले में वो चंद लोगों से मुलाकात करती हैं। जाहिर बात है मुनीर साहब, आज बुशरा बीबी का ना आना वहां पर अदालत में, और इमरान खान साहब जो हैं उनका भी अदालत में ना आना, उनको 2 दफा जो है पैगाम भेजा गया, वो नहीं आए। कहीं वही अटेम्प्ट की पेशरफ तो नहीं है कि वही अटेम्प्ट हो रही है बुशरा बीबी की जानिब से? देखिए, हम पॉसिबिलिटीज को तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल तो इसका ओपन डिनायल है कि इसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। जज ने अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल की है, क्योंकि जज साहब को ये बात पता है कि जी पहले बहुत से मसाइल हैं, तो अब उन्होंने 100 समातें भी इसकी इसलिए की हैं इस फैसले की कि कोई ये ना कहे कि जज ने जल्दबाजी की या निज़ाम ने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में फैसला दिया, लिहाजा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वो मुलाकातें हैं, अब बुशरा बीबी साहिबा ने कोशिश की है, और वो कोशिश बार आई है, नहीं आई, वो तो लग रहा है कि नहीं आई इस वक्त तक, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं है, वो बेसिकली एक रियलिटी चेक है जो कि बुशरा बीबी साहिबा को भी मिलता है। वो कोशिश करती हैं कि उनके शौहरे नामदार किसी तरह रिहा हो जाएं, वो आज भी कोशिश कर रही हैं। और अगर ये मामला हल नहीं होता तो 17 तारीख को तो इन एनी केस या फैसला सुनाया जाएगा, और अगर नहीं सुनाया जाता तो ये बात तो फिर जोर पकड़ जाएगी। अच्छा, ये बताएं मुनीर भाई कि ये अगर अंडरस्टैंडिंग के तहत अगर सज़ा हो जाती है और उसके बाद सुना है कि अपील तब लगेगी, क्योंकि बहुत मुकदमात का प्रेशर है जो है, अगली जो अदालत है हाई कोर्ट, उसमें जब तक नए जजेस नहीं आते शायद अपील वहाँ भी ना लगे। ये क्रेडिबल लगती है ओपिनियन आपको? देखिए, दायर तो अपील कर दी जाती है, लेकिन काजी साहब जब कोई चीज लगनी हो तो वो 1 घंटे में भी लग सकती है, और अगर किसी चीज को ना लगना हो और ना समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना हो, पहले तो लीव टू अपील, अच्छा जी चले समाअत के लिए मुकर्रर हो गई, पहली हियरिंग हुई, पहली हियरिंग पे तो फौरी तौर पर तो फैसले शायद नहीं मुमकिन हो सकते, तो फिर उसमें कितना डिले आता है, पहले मुकर्रर होना, फिर लगना, फिर सुनना, एक प्रोसीजर है। मुनीर भाई, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, मलिक रियाज साहब की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। वो भी जो है जो हम वतन अजीज़ से तो वो बाहर हैं और गुरेज पा हैं। देखें ना, ही इज़ प्रीवी टू एवरीथिंग, जो भी गलत सही है उन्हें आके अदालत में बता देना चाहिए था, दिस वे और दैट वे, भले वो खान साहब के हक़ में जाए या प्रोसिक्यूशन के हक़ में जाए। तो वो उनका अब कोई रोल क्या लगता है आपको, वो गैर जानबदार ही रहेंगे अपने तय? देखिए, जो मलिक रियाज हुसैन साहब का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, वो तो उन्होंने थ्रू ट्विटर बार बार ये कहा जाया गया है कि उन पर बड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं, उन पर बड़ा जुल्म किया गया है, उन पर बहुत दबाव है कि वो इस्तेमाल हों, लेकिन वो नहीं हुए और वो अपनी जगह पर खड़े हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो इस मामले में अब मफरूर डिक्लेयर हो चुके हैं अदालत की जानिब से, लिहाजा उनके खिलाफ कोई उस तरह से तो मामला नहीं चल सकता। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के खिलाफ तो अदालत उस तरह से फैसले नहीं सुना सकती, लेकिन जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है इस मामले में वो इमरान खान साहब हैं, और फिर मुआवनत में जो उनकी अहलियां हैं वो हैं। तो मलिक रियाज हुसैन साहब तो अभी तक उसी पोजीशन पर हैं जहां वो पहले थे, उन्होंने अपनी पोजीशन तब्दील नहीं की, और मैं समझता हूं कि वो अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके मामलात जहां खराब हैं वो शायद अभी तो खराब रहेंगे, लेकिन हो सकता है किसी स्टेज पर जाकर उनका तस्फिया हो जाए। लेकिन जो मामलात इमरान खान साहब के खराब हैं, उसकी नौयत वो नहीं है जो मलिक साहब के मामलात की हैं। इमरान खान साहब के मामलात तो बहुत एडवांस लेवल पर खराब हैं। मुनीर फारूक साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन, थैंक यू वेरी मच। अंदर की बात हमें कुछ अंदाज़ा हो जाता है, उससे हम कुछ नक्शा और खाका बना सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। तो ये बात भी हमने कर ली कि सज़ा की सूरत में मुज़ाकरात का क्या होगा। अब वफाक और पंजाब सोलर की बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ की बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो IMF के पैसों पे हम नाना जी की फातिहा कर रहे हैं, इसमें मियाँ साहब से स्टोरी लेंगे। माशाल्लाह गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और डॉलर भीख में मांगे जा रहे हैं या कर्ज़े में मांगे जा रहे हैं। हाँ, ये पूछेंगे ये क्या स्टोरी है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाक और पंजाब में बज़ाहिर कहा जाता है, अब उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है आपस में कि जनाब वो हम सोलर देंगे, ये देंगे, वो कहते हैं जी कख नहीं दें, हम तो नेट मीटरिंग ही ख़त्म कर देंगे, और वो जो एडवांटेज होता था एक आम कंज्यूमर को वो सोलर लगाने का, उसको हम जो है वो नलीफाई कर देंगे। तो ये क्या है, ये आपस में नूरा कुश्ती है या वाकई कोई ऐसा इशू है पंजाब में? उसमें होना तो नहीं चाहिए। इधर उनकी मोहतरमा उनकी नीस हैं, उधर अंकल हैं, इस पर बात करेंगे। मगर एक और बड़ी अहम स्टोरी है, शुरू हम उससे करते हैं।
वो ये कि अभी हमें मियाँ साहब बताएंगे और अभी हम एक पेपर भी चलाएंगे कि FBR ये कह रहा है कि उससे बहुत गाड़ियों की बहुत ज़रूरत है। तो हम पूछते हैं और कितने अरब की गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, ये मियाँ साहब से पूछेंगे। मियाँ साहब, ये क्या ज़रूरत है और ये FBR इतनी महंगी गाड़ियाँ क्यों ख़रीद रहा है? कितना सरप्लस पैसा उसने निकाल को रियासत को दे दिया है कि अब उसे हम गाड़ियाँ लेके दें? जी मियाँ साहब। काजी साहब, चंद दिन पहले आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि हम राइट साइजिंग पे जा रहे हैं और बहुत सा जो खर्चा है हुकूमत के अखराजात हैं वो बचा रहे हैं और स्मार्ट गवर्नेंस जो है उस पर जा रहे हैं ताकि गवर्नेंस भी की जाए और जो मॉनिटरिंग है वो भी स्मार्ट तरीके से की जाए। लेकिन आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि FBR को गाड़ियां चाहिए 10 गाड़ियां, और वो भी नई गाड़ियां, और वो भी होंडा कंपनी की बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, क्योंकि उन्होंने छापे मारने, पूरे मुल्क के अंदर छापे मारने हैं काजी साहब, और रेवेन्यू शार्टफॉल जो है उसके अहदाफ को मुकम्मल करना है, क्योंकि 500 अरब रुपए का रेवेन्यू शार्टफॉल है। IMF जो है वो अगले महीने आ रहा है और उन्होंने आके पूछना है कि रेवेन्यू शार्टफॉल क्यों है। इसलिए गाड़ियां जो है बहुत ज़रूरी हैं कि गाड़ियां जो खरीदी जाएंगी, और ये गाड़ियों की जो मेरे पास नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक 75 गाड़ियां जनवरी में आएंगी और 225 गाड़ियां जो हैं मार्च में आएंगी और 250 गाड़ियां अप्रैल में और 260 गाड़ियां जो हैं वो मई में डिलीवर होंगी। और ये सारी गाड़ियां जो हैं ये IMF के जो FBR के ऑफिसर्स हैं उनके ज़ेरे इस्तेमाल होंगी और मुख्तलिफ पूरे मुल्क में वो छापे मारेंगे और जो टैक्स है वो इकट्ठा करेंगे। और आपको पता है एक सवाल और है साहब कि जो FBR जब ये मियां साहब, हाँ बात मुकम्मल करें आप। जी जी काजी साहब, जी बात मुकम्मल करें। FBR, अच्छा मैं काजी साहब कह रहा हूँ कि जो FBR के जो ऑफिसर्स हैं वो जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाकर जब वो टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उसी में तो करप्शन होती है। तो अब ये जब FBR की इस्लाहात हो रही थी तो उसमें ये कहा गया था कि तमाम सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया जाएगा। उसमें किसी को जो है वो बाहर तो जाएंगे, जाके एवेल्युएशन करेंगे, लेकिन वो सिस्टम नहीं होगा जिस तरह पहले चल रहा था। तो इसी तरह जो गाड़ियां जो आएंगी वो फील्ड में जाकर जो है वो छापे मारेंगे। तो उसके लिए उनको लग्जरी गाड़ियां चाहिए और इसमें बड़ी बड़ी लग्जरी नोयत की गाड़ियां हैं जो कि शायद जब पाकिस्तान में आएंगी और इम्पोर्ट होंगी, ये यहाँ से खरीदी जाएंगी तो 3 अरब रुपए की मालियत होगी काजी साहब। 3 अरब। देखे ना, एक तो FBR को SIFC ने भी ग्रिल किया है मिस यूज़ करने पर। बाकी अगर सच्ची खुदा लगती बात सुने तो जो इन्होंने इस मुल्क का अशर किया है इनको तो सालम टांगा नहीं करा के देना चाहिए, बल्कि चिंची भी नहीं देनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो अपना एक और ख़बर भी है आपके पास, मैं उस पर बाद में आता हूँ, कि जो बिजली के हवाले से वो भी बड़ी अहम है। मगर ये क्यों इस पर कोई रोक नहीं लगाते, कोई ये बजाय इसके कि जिस तरह डॉक्टर कलाम उल हक ने कहा कि डिजिटाइज करें। किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, एक कंप्यूटर में बैठे बंदा भरे, उसका आपको सिस्टम मिल जाएंगे, उसकी आपको ऐप्स मिल सकती हैं, आप उसके लिए जो है वो सारा एक टेक्निकल असिस्टेंट मिल सकती है। जिस तरह के टैक्स रिफॉर्म कमीशन में कहा गया था कि ये बीच में से बंदे निकालें जो माल बना रहे हैं, तनख्वाह होती है 2 लाख, 2 करोड़ रुपये बच्चे की फीस होती है बाहर। मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो FBR के चेयरमैन आते हैं ना, वो आते तो बड़े ही जोशो खरोश से हैं और बड़ी इस्लाहात आके शुरू करते हैं। शब्बर ज़ैती जब आए थे तो आपको पता है कि उन्होंने भी इस्लाहाती प्रोग्राम शुरू किया था। उसके बाद जितने चेयरमैन आए उन्होंने अपने अपने दौर में बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए, लेकिन आखिर में वो हाथ खड़ा करके भाग के चले जाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरे बस का रोग नहीं है। अच्छा मियां साहब, मैंने एक खबर और आपसे लेनी है, वो किसी के बस का रोग नहीं है। मैंने एक खबर और आपसे लेनी है, वो भी बड़ी अहम है। बात यह है कि मैं इसको इतना कंक्लूड करता हूं और अगली स्टोरी की तरफ बढ़ता हूं कि भाई जब आप इशराफिया को इतनी सब्सिडीज देते हैं, खरब रुपए के जो है उनको पालते हैं, तो आपका भी तो कुछ बनता है ना, आप भी गाड़ी शाड़ी चलाएं भाई। बहरहाल ये फिक्र मोतरज़ा है, इस पर बात में करेंगे। लेकिन मियाँ साहब, ये जो हम डैम तामीर कर रहे हैं, बताया गया है कि इनसे अमी अवैस लगारी साहब की बात सुनाता हूँ और फिर इसके नतीजे पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। सुनाइए जी। अच्छा नहीं, ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। ये हुकूमत ने ही तो IPPs किए थे जिसने हमारा बुरकस निकाल दिया, और अब आप ये कहते हैं। मैं अपनी ज़ाती खबर देता हूँ आपको, एवरी मंडे जो है मैं रात को इसलिए नहा गुस्ल कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि हर मंडे को मेरे इलाके में, जौहर टाउन में, गार्डन टाउन में 8 घंटे बिजली नहीं आती। 45,000 मेगावाट की आपने शॉपिंग फरमा ली
और जो हमारे यहाँ अरशद अब्बासी साहब कहते हैं कि मना किया था ना करो, उनका पेपर मौजूद है और उसने हमारा बुरकस निकाल दिया। आप ऐसे बता रहे हैं कि जनाब आप बड़े इनोसेंट हैं और बड़ा साफ सुथरा आप काम करेंगे। क्या कहानी है इस स्टोरी के पीछे मियां साहब? काजी साहब, ये आईपीपीज की कहानी है। जो दयामर बादशाह डैम की बात की जाती है कि वहां से बिजली नहीं लेंगे, ये भी आईपीपीज की कहानी है। क्योंकि जो वजीर मौसूफ बात कर रहे थे आज़ाद पतन की या कोहाला की या गुलपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट की, ये आईपीपीज है और इनकी जो बिजली है वो 15 रुपए से 20 रुपए फी यूनिट तक है। जो दयामर बादशाह डैम से बिजली बननी है वो पैसों में, रुपयों में, चंद रुपयों में बननी है, क्योंकि वो वापडा की है। वापडा की नहीं, ये तो गुनाह कबीरा है कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। कतन नहीं, रिलीफ तो सिर्फ आईपीपीज को मिलेगा और ठेकेदारों को मिलेगा। जी फरमाइए। जी काजी साहब, ये फैसला हो चुका है कि दासू डैम जो है उसको भी कैप कर दें। जो आपका दयामर बादशाह है वहां से बिजली नहीं लेनी और बाकी जो आईपीपीज हैं उनसे बिजली लेनी है। पहले भी ये है और यही हो रहा है। जो खैर से जाती तौर पर हमारे अपने या हमारे रिश्तेदारों के हैं। सर देखें, जो वापडा की सलाहियत है वो 10,000 मेगावाट है और उसका रेट पता क्या है काजी साहब? 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट। 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट में हम 10,000 मेगावाट लेते हैं और दूसरी जानब 70 रुपए फी यूनिट में हमने जो है वो फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली बनाते हैं। यहाँ रुकिएगा, यानी जो सरकार या जो वापडा जो सरकारी इदारा बिजली बना रहा है वो 3 रुपए 75 पैसे है और जो हमने मुआहदे करके बाहर से बनवा रहे हैं और अब भी हमने बाहर से बनवानी है जैसे वज़ीर मौसूफ फरमा रहे हैं, वो कितनी 16 रुपए से 70 रुपए तक की है। एम आई राइट? 70 रुपए काजी साहब, वो 70 रुपए में बिजली है, उससे भी ज्यादा यूनिट है। आपने देखा कि एक प्रेजेंटेशन आई थी उसमें तो सैकड़ों रुपए फी यूनिट में बिजली जो है वो बनी है। जो तरबेला डैम है, जो मंगला डैम है, उससे बिजली ऑलमोस्ट जो है वो फ्री है। खबर भी देखिएगा, ये नाज़रीन खबर देख रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी के लिए बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगाए जाने का इंकशाफ। जिन लोगों को इल्म नहीं है, मेरे भाइयों को, मेरी तरह जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये कैपेसिटी चार्जेस का मतलब यह है कि वो बिजली जो नहीं बनी या वो जो आपके यहाँ जो लोड शेडिंग का बिल है, ये आपकी लोड शेडिंग का बिल है, जो बिजली नहीं बनती क्योंकि आपको 45,000 आपने खरीद रखी है, यूज आप 20,000 या 22,000 करते हैं, और जो बीच में 18,000 का गैप है वो हमारे बिलों में बड़े मोहब्बत से लगा के हमें भेज दिया जाता है। दीगर एक खुशखबरी भी है इसमें, यह है कि जो वजीर मौसूफ फरमा रहे थे अब इनके हाथ में मामलात नहीं रहे, ये फैसले हो चुके हैं। बिजली सस्ती होगी, वो इस तरह बिजली सस्ती होगी जो हमारे हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा। जो तरबेला 5वां तोसीही मंसूबा है वो भी मुकम्मल होने वाला है। चौथा तोसीही मंसूबा है, वहां से भी पैसों रुपयों में बिजली बन रही है। तरबेला और मंगला को जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है। इससे 10,000 मेगावाट ये बिजली आएगी और सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो जब बंद, जो कंपनियां हैं, जो खराब कंपनियां हैं बिजली की, वहां पर सोलर पावर प्लांट्स लगाने का मंसूबा है कि वहां से फौरी तौर पर बिजली सस्ती लाई जाए। वो सस्ती बिजली आएगी। एक सवाल का जवाब दें उसमें साहब, एक सवाल है आपसे। हजूर, जो 45,000 हम खरीद चुके हैं, जो हम पूरी खर्च नहीं, बल्कि हम उसको अपनी लाइनें नहीं है हमारे पास कि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि उनको यूटिलाइज भी कर सकें, उसकी हम पैसे मुसलसल दे रहे हैं और हमें फजाइल बताए जा रहे हैं कि 2 रुपए की चीज़ हम 18 रुपए में खरीद रहे हैं। मतलब मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, ये नहीं है। तो जब तक वो हम खत्म नहीं करते, हम तो अपना डैम नहीं बना सकते, हम तो सोलर नहीं लगा सकते। वो बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बात जरूर बताता हूँ काजी साहब, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जो बहुत बड़ी खबर है आज जो सामने आई है। वो ये आई है कि बिजली तो इंशाल्लाह वो सस्ती होनी है, वो किसी के बस में नहीं अब महंगी करना। वो इसलिए कि वो पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, वो पावर प्लांट के फोरेंसिक ऑडिट भी हो रहे हैं। जो टास्क फोर्स है, पावर टास्क फोर्स, वो किसी हुकूमत के अंडर नहीं है, वो SIFC के अंडर है और वो ये काम करके रहेंगे। आप देखेंगे कि गर्मियों से पहले जो है बिजली सस्ती होगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि तेल और गैस के ज़खायर जो है वो बाकायदा तस्दीक हो चुकी है और OGDCL ने जो है वो इसकी तस्दीक की है कि जो बलोचिस्तान के जन बलाक में उसका ठेका किसको देना है? हमने किस मुल्क को ठेका देंगे? उसका ठेका तो बाहर ही देंगे ना। वो OGDCL काजी साहब, OGDCL जो है वो गैस निकालेगी। OGDCL हुकूमती इदारा है, स्टेट ऑन कंपनी है, वो गैस निकालेगी। 840 अरब क्यूबिक फिट गैस जो है वो जन ब्लॉक से निकलेगी और इसके अलावा हैदराबाद के पास जो है वो पायलट कुएं का नाम है उसका, उसमें भारी ज़खायर जो हैं वो भी मिले हैं।
चीन जो है उसकी मदद से हम ये सब कुछ करेंगे। चीन में हमारे माहिरीन गए हैं, वहां से ट्रेनिंग लेके वापस आ गए हैं और अब ये इस पर काम जो है शुरू हो चुका है। और आज हमें चीन नहीं तो कहा था, ब्रेक पे जा रहा हूं, मगर हमें चीन ने तो कहा था कि ये आप कोल के प्रोजेक्ट ना लें, जैसे अब्बासी साहब ने बात की थी, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने लिख के भी भेजा था एहसन इकबाल साहब को, उनके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करने को वो तैयार थे, तो हमने वो भी नहीं किया। अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा दोबारा चीन जा रहे हैं, मगर दुआ है कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छी खबर हो और बिजली सस्ती हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। इर्द गिर्द के हालात बहुत बदलते हुए, अफगानिस्तान की सूरत हाल फिर बदलती हुई खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। हमारे लिए मसाइल और हमारे लिए क्या हल है और हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद मुमताज़, दिफाई तजिया निगार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। हजूर ये फरमाइए कि ज़ाहिर है इंटरनल भी हमारे इशूज़ हैं, उनसे भी हम नबुर्द आज़मा हैं, लेकिन ये जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है, इसमें अब आपसे अभी बात हो रही थी कि शुमाली इत्तेहाद ने तालिबान पर कुछ थोड़े बहुत हमले किए हैं, मगर ये सारी ताकतें इंडिया, अमेरिका, चाइना घुस आया है इसमें, तो ये कोई इसमें से पहले बड़े खुश थे कि यार ये बड़े अब सोच रहे हैं शायद कोई बेहतरीन निकल आए यहाँ पर, तो अब और ज़्यादा हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। हाउ कैन दे इम्पैक्ट अस, क्योंकि बीइंग अ क्लोज नेबर? देखिए, उनका जो भी हालात अफगानिस्तान के, उसका पाकिस्तान पर असर तो पड़ता है, और हम समझते हैं, पाकिस्तान ये समझता है कि एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस अफगानिस्तान का मतलब यह है कि वो हमें भी सूट करता है। और जिस तरह के हालात हैं, जैसे खबरें आई हैं कि अमेरिका उन्हें हर हफ्ते 20 से 87 मिलियन डॉलर सप्लाई कर रहा है, और अगर इस रकम को आप कैलकुलेट करें तो सालाना 2 से 3 अरब डॉलर बन जाता है। ये उतनी रकम है जितना हम IMF से ले रहे हैं। तो बहुत बड़ी तरीके से अमेरिका जो है, जैसे उसकी पॉलिसीज़ हैं, एक तरफ उसने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान को दिया हुआ है, दाइश को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया हुआ है, और साथ कोई बईद नहीं कि उन्हें पीछे से सपोर्ट भी कर रहा है। और साथ साथ जैसे आपने कहा, नॉर्दर्न अलायंस जो है, पंजशेर वैली में उन्होंने कई हमले किए हैं तालिबान के ऊपर, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सके। तो जिस तरीके से हालात शेप अप हो रहे हैं, जिस तरीके से चाइना कंसर्न शो कर रहा है सिक्योरिटी सिचुएशन में अफगानिस्तान में, जिस तरह से ट्रंप साहब अभी 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालेंगे, और उन्होंने, मुझे लगता है ऐसे है कि जिस किस्म की उन्होंने प्रॉक्सी पिछली हुकूमत ने पाली हुई थी, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, वो ट्रंप नहीं करेंगे। तो ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि वो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1 दर्जन के करीब है, जिसमें TTP वाले हैं, जिसमें दाइश वाले हैं, जिसमें ETIM वाले हैं, जिसमें ISKP वाले हैं, इनको अपने मुल्क में इस किस्म की हरकतों से बाज रखें, इसमें उनका भी फायदा है। जनरल साहब, अमेरिका जो है वो हजारों मील दूर बैठकर जो है वो अफगानिस्तान में 2 से 3 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, उसकी क्या वजह है? क्या अमेरिका को पाकिस्तान से खतरा है? क्या वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहता है? क्या वो चीन को डिस्टर्ब करना चाहता है? वो इतनी दूर बैठ के अफगानिस्तान में इतना बड़ा खर्चा क्यों कर रहा है? देखिए, वो अफगानिस्तान में खर्चा इसलिए कर रहे हैं कि वो सेंट्रल एशियन स्टेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर से डायरेक्ट जोग्राफिकल जो बॉर्डर बनता है वो चीन के साथ बन जाता है। वो पाकिस्तान को भी एक्चुअली, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, पाकिस्तानी अफवाज, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएं। तो इसलिए वो एक प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए अफगानिस्तान में डिस्टर्बेंस जो है, मेरा अपना ख्याल है, वो क्रिएट करना चाहते हैं, और ये सूट करता है। हाँ, आप क्या समझते हैं कि अच्छा जी, मियाँ साहब बात करें आप। जनरल साहब, ये वही तालिबान है ना जो हमें कई अरसों से ये बताते रहे कि लाल किला पर जो है वो हम झंडा गाड़ेंगे, कश्मीर फतह करेंगे, आज उन्हीं से मिल गए हैं। तो फिर क्या पाकिस्तान रा के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की वहाँ से ज़मीन उनकी इस्तेमाल हो रही है, तो वो क्यों नहीं समझ रहे कि वहाँ पर जो है वो अगर पुरअमन अफगानिस्तान नहीं है तो अबूरी हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। देखें, जैसे कहते हैं ना, यू कैन नॉट फूल एवरीबडी ऑल द टाइम। तो इस तरीके से अफगानिस्तान की जो हुकूमत है अबूरी, वो सब दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे नियर फ्यूचर में उनकी अमेरिकन से आने वाली इमदाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगी,
और चाइना ने भी जो कंसर्न शो किया है कि आपने हमसे 2 वादे किए थे कि एक आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और अपनी सरजमीन को किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी में आप उसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो दोनों आपने काम नहीं किए, ना आपने ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई है, आप औरतों को तालीम के खिलाफ हैं और आपने सिक्योरिटी सिचुएशन भी जो है वो किसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। सर यही बात है कि पूरी दुनिया जो है वो उनके खिलाफ घेरा तंग कर रही है, ट्रंप उनके खिलाफ है, चीन जो है वो उनसे नाराज है। मलाला यूसुफजई ने कल कहा कि वो औरतों के खिलाफ है, उनको कभी तस्लीम ना किया जाए। तो क्या आप समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया मिलकर जो है वो अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो उसका जो है वो उनको तस्लीम नहीं करेगी, और अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये हुकूमत खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए, नियर फ्यूचर में तो ख़त्म नहीं होगी। उन्होंने लड़ के आज़ादी हासिल की है, बट उन्हें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि ये आज़ादी अगर पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट ना करता तो कभी हासिल नहीं कर सकते थे। और अब जब उन्हें हुकूमत मिल गई है तो उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। अगर पाकिस्तान ने उनकी लाइफ लाइन बंद कर दी तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, लेकिन व्हाट शुड बी आर स्ट्रेटजी? जल साहब देखें ना, हम हमेशा ग्रेट गेम का जो विक्टिम रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्राइस हमने पे की है ये जितना अभी कोल्ड वॉर से लेके अब तक। अब हमने क्या सबक सीखे हैं और हाउ शुड वी टैकल दिस न्यूली इमर्जिंग सिचुएशन? देखिए, हमें करना ये चाहिए कि जो हमारे पास सबूत हैं कि वहाँ रॉ इन्वॉल्व है, रॉ ने और जो इंडिया ने अफगानिस्तान में कौंसलेट बनाए हुए हैं, जलालाबाद में एक कौंसलेट है, उसके बाद कंधार में एक कौंसलेट है। तो यहाँ पे ये जो मैंने 2 शहरों के नाम लिए, इनसे पाकिस्तान का फासला 60 से 80 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से 60 से 80 किलोमीटर बैठ के इंडियन के कौंसलेट क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबूत है बैरूनी ताकतों के अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने के, हमें वो चीन को दिखाने चाहिए, चीन की सपोर्ट लेनी चाहिए, हमें वो अमेरिका को भी दिखाने चाहिए, और हमें जो है ये सबूत सऊदी अरब को भी दिखाने चाहिए, क्योंकि उनके तल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से बेहतर हो रहे हैं। तो जो ताकतें इंडिया को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं उनको दिखानी चाहिए, इंटरनेशनल फोरम में भी लेके जाना चाहिए, और तालिबान की हुकूमत को भी समझाना चाहिए। उनके अंदर भी डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, एक कंधारी ग्रुप है, एक अफगानी ग्रुप है। सर एक और डेवलपमेंट है जिस पर बात कर लेते हैं, ये है अमेरिका और यूरोप। अमेरिका और यूरोप ऐसा लग रहा है जैसे आमने सामने आने वाले हैं। ट्रंप कहते हैं कि पनामा लेक जो है वो हमारी है, वो हमने तोहफा दिया था, ग्रीनलैंड जो है वो उस पर जाना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ट्रंप हल्फ उठाने के बाद ये सिर्फ उनका नारा ही है, या वो बाकायदा तौर पर इन्वॉल्वमेंट करेंगे? अगर वो करते हैं तो क्या यूरोप और अमेरिका सामने सामने आ जाते हैं तो इसका फायदा चाइना उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। आप देखें कि नेटो के टोटल 31 ममालिक हैं और यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक हैं। इन 27 ममालिक में से 21 ममालिक जो है वो नेटो का भी हिस्सा है। और इस वक्त जो अमेरिका ने इनको कहा हुआ है कि आप 2% अपना जीडीपी का उसमें डिफेंस पे खर्च करेंगे, तो कोई मुल्क भी 1 या 1.5 से ज़्यादा % अपने जीडीपी का खर्च नहीं कर रहा। अब ट्रंप ने जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा है कि आप 5% खर्च करेंगे। मेरा नहीं ख्याल यूरोपीय यूनियन का कोई मुल्क भी 5% जीडीपी जो है अपने बजट की वो डिफेंस पे लगाएगा। तो ये डिफरेंस बढ़ेंगे, और ट्रंप जो है जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी है वो उन पर ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे। जिस तरह से देखिए कनाडा उनका हमसाया है, उस पर ट्रेड सैंक्शन लगा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं जी आप हमारी इकॉनमी 51st जो है स्टेट बन जाए। तो ये बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जो है ट्रंप जो है यूरोपीय यूनियन पे पाबंदियां लगा सकते हैं ट्रेड्स की, और फिर यूरोपीय यूनियन ने अपने जो मामला खुद ही देखने होंगे। तो यूरोपीय यूनियन जो है प्राइमरीली एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक फोरम है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो सिक्योरिटी के डोमेन को भी अपने मैंडेट में ले आएंगे। अच्छा जल साहब, एक और बात मैं आपसे चाहूँगा, ये बिल्कुल मैं जब देख रहा था हिस्ट्री में वो क्रॉनिकल देख रहा था, 1929 वाली सिचुएशन नज़र आती है। आप देख रहे हैं कि ले ऑफ्स हो रही हैं, स्ट्राइक्स जर्मनी में हो रही हैं, उनके अंदर एक खौफनाक माशी बुरान जो है वो हिट कर चुका है डेवलप्ड वर्ल्ड को। खुद ट्रंप साहब भी इसी वजह से ही पावर में आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये अब जो ट्रेड वार शुरू हो रही है, ये हम उसी तरह अब न्यूक्लियर वार तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या कोई इनके बॉर्डर्स गर्म भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी, या ये सिर्फ वो होगा गुफ्तगू के हद तक होगा? ये जो यूरोप के दरमियान जो हमें एक नज़र आ रहा है, ये माशी बुरान और आपस उसका सियासी बुरान। देखिए, माशी बुरान ज़रूर होगा। आप देखें अमेरिका की जो टोटल इकॉनमी है
वो तकरीबन 29 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और अमेरिका ने जो बैरूनी कर्जे लिए हुए हैं वो 33 ट्रिलियन डॉलर्स के लिए हुए हैं। तो उनकी इकॉनमी के साइज से ज़्यादा उसने कर्जे लिए हुए हैं, और उसमें 1.1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा उसने चाइना से भी लिया हुआ है। तो ट्रंप आए इसीलिए है कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करें, जंगों में पैसा जो खर्च हो रहा है उससे बचाएं, और वो ट्रेड और टैरिफ के लगा के अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसके तहत जो फर्दर डेवलपमेंट होगी वो ये है कि लोग रीजनल कोऑपरेशन पे जाएंगे, जिसमें एससीओ बढ़ेगा। इसी तरीके से जो है अच्छा, एक और इशू मैं चाहता हूँ जरा तशना न रह जाए वक्त की कमी की वजह से। जनरल साहब, एक तो हम देखते हैं कि एलन मस्क के जो एक फैसिलिटी थी उसके सामने हमने टेररिज्म देखा, गाड़ी ब्लो अप की, और फिर ये आग जो है इसके बारे में अजीब स्ट्रेंज आ रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज आ रही हैं कि ये किया है वो। तो ये इसको कैसे देखते हैं? डू यू थिंक कि ये आपके पास क्या इतलात हैं कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था, मैन मेड था, या कोई टेररिज्म लग रहा है ये जो लॉस एंजलिस में हो रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए कुरान शरीफ में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि एक दुनिया में लोग बैठ के प्लानिंग करते हैं, और एक अल्लाह ताला आसमान पे बैठ के उनकी प्लानिंग होती है। और कुरान शरीफ में बड़ा क्लियरली है कि अल्लाह ताला की प्लानिंग सबसे बड़ी और सबसे बेहतर प्लानिंग करते हैं। तो ये दुनियावी तौर पे इन्होंने गज़ा पे जो एक इंसानी अलमिया जन्म दिया है और माइट इज़ राइट दिखाया है, और जो वो प्रमोट करते हैं डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, उसकी खुद इन्होंने बड़ी वायलेशन की है। तो मेरे अपने नज़र में ये अल्लाह का अजाब है, और इस तरह का अगर इन्होंने पॉलिसी कंटिन्यू रखी तो इजराइल और अमेरिका और जो मुल्क इसमें शामिल है उनमें इस तरह की और भी कैलेमिटी आ सकती है। तो यानी ये आप, लेकिन अभी इसके बारे में जी मियां साहब, आप यू हैव गॉट अ क्वेश्चन। देखिए सर, एक तरफ तो यह है कि वो जो लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, 300 अरब डॉलर का नुकसान जनरल साहब बताया जा रहा है कि वहाँ पर हुआ है, और इसमें यह बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो आग इतनी तेज़ है कि वो बुझने का नाम नहीं ले रही, और हवा चल रही है वो ऐसे है जैसे जिसको बादे समूम कहा जाता है कि वो आग की हवा वहाँ से चल रही है। आप क्या समझते हैं कि वो जो जो अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो कुछ किया उसका बदला है, कुदरती बदला है, या क्लाइमेट चेंज का असर है? क्या है सर, क्या हो सकता है वहाँ? देखें, कोई ना कोई वजूहत तो बनती हैं, चाहे उसे क्लाइमेट चेंज का आप नाम दें, चाहे उसे कोई बाई चांस ये हो गया है, कोई ना कोई वजह तो है। बट मैं अपना ये समझता हूँ कि हमारे जिस तरह से रिस्पॉन्स था गज़ा में, जो कत्ल गारत और एक उन्होंने लोगों को इम्प्यूनिटी के साथ मारा है, और अल्लाह ताला ने भी अपना एक नमूना दिखाया है कि मैंने सिर्फ कुन कहना है और कुन फयकून हो जाता है। तो ये चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए कि अल्टीमेट जो एक बड़ी ताकत है वो अल्लाह ताला के पास ही है। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो। हमें में जो है वो बहरहाल जो भी है सुना ये जा रहा है कि क्लाइमेट चेंजेस भी जो है उसकी मैन मेड डिज़ास्टर से कहा जा रहा है। बहरहाल इसकी तहकीक होगी। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।